राम राम जी सर सारा ने हमारे बीच में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय जयप्रकाश जी जो इस इलाके के संघर्ष के एक प्रतीक हैं, हमारे भाई पूर्व सीपीएस पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी आपके अपने गांव से, और हमारे पूर्व विधायक भिवानी से डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी, हमारे पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश जी, हमारे भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बजरंग दास गर्ग जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक जिनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज सर्दी का भी रिकॉर्ड है और बास गांव के इस प्रोग्राम का भी रिकॉर्ड है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे भाई कुलवंत मोर जी जो मेरे बहुत ही पुराने जो है साथी हैं, एक संघर्ष के साथी, इन्होंने सही कहा कि वही पहले जो है कि जय एमपी साहब पहले दिन से मैं समझता हूं कि जो है साथ चल रहा है और मैं समझता हूं आखिरी दिन तक साथ रहेगा। कुलवंत आपका आपने इतना जो है ये हमारा आपका जो संबंध है वो ऐसा संबंध है कि ये जो हर तरह का अग्नि परीक्षा आपने और हमने उसमें दी है, हर तरह का समय देखा है, सत्ता देखी है, विपक्ष देखी है, संघर्ष देखा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने ये कहा कि भाई कई दिन हो गए थे आप प्रोग्राम मांग रहे थे, तो आज आपने प्रोग्राम यहाँ पे हाथ से हाथ जोड़ो पूरे गांव के सहयोग से और सभी पूरे इलाके के सहयोग से इतना अच्छा इतना सफल प्रोग्राम ऐसी सर्दी में, क्योंकि आज तड़के तो न्यू भी दिखता था कि पता है सूर्य तो निकलने को चांस ही नहीं था, माँ भाई प्रोग्राम बिक रहा होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं बधाई देता हूँ बहुत बहुत आज के सफल प्रोग्राम से। आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ मैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप आए। जितनी सर्दी है उतनी जो है आपने गर्म जोशी से आशीर्वाद दिया और हमारा हौसला बढ़ाने का आपने काम किया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे भाई धर्मवीर गोयत जी, हमारे भाई जस्सी पेटवाड़ जी, हमारे प्रधान जी सूबे सिंह समेन जी, सरपंच एसोसिएशन प्रधान रणबीर गिल जी, भाई खुशीराम जागलान जी, सत्यवाला मलिक जी, भाई अनिल मान जी, सुमन शर्मा जी, बीर सिंह दलाल जी, प्रेम सिंह मलिक जी, कुलविंदर खेरा जी, तेजवीर पुनिया जी, जय सिंह पाली जी, विजय जतई जी, प्रोफेसर राजवीर जी, छत्रपाल सोनी जी, तेलूराम जांगड़ा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं तेलूराम जांगड़ा जी, हमारे पूर्व चेयरमैन योगेंद्र योगी जी, सत्येंद्र सारण जी, वीरेंद्र गोगड़िया जी मंच का संचालन जो कर रहे थे, वीरेंद्र जो है खोखा जी, सुरेंद्र पांगाल जी बहुत ही संघर्षशील साथी हैं, विजेंद्र पांगाल जी, हमारे सरपंच साहब दरवेश पुनिया, ओम प्रकाश ढांडा, सत्तू ढांडा, अंकुश परोचा जी, किरण मलिक जी, सतीश एक्स चेयरमैन, सतीश शर्मा जी, सतीश आंगवान, रणदीप लोहान, सुधीर बुआना, हमारे सरपंच साहब दिलबाग मोर, दीपक फौजी, सुरजा मोर, राजवीर शर्मा, प्रेम मिंगाखेड़ी, मनदीप पेटवाड़, शमशेर मलिक और बहुत से भाई अजमेर, भाई पानू, भाई राम सिंह जी सरपंच, भाई हमारे जहाँ जयवीर जी कांडा से, बहुत से जहाँ नजर पड़ रही है सारे साथी ऐसे हैं कि सबके नाम नहीं भी ले लीजिए, तो जो रह गए मैं उन सबसे क्षमा चाहता हूँ। जिन्होंने जो लिख के आए थे वो अपना जो है मैंने सारे पढ़ दिए, जो रह गए वो लिखने की कमी रहेगी भाई जो है ना। मैं जो बाकी तो मैं तो सबके सारा ही मेरे तो एक से तुम सारे एक से हो, मेरा अपना परिवार है, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें, आज हम ऐसे समय में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे आयोजित हुआ है जब चुनाव का जो है चुनाव की बिगुल बज चुकी है, क्योंकि अब से 3-4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव, 3 महीने के बाद और उसके 4-5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव 2023 अब इस वर्ष के अंतिम क्षण बाकी है। 24 में प्रवेश करेंगे तो चुनावी वर्ष में प्रवेश, और बड़ा फैसला इस चुनाव में आपको लेना है कि कौन से बटन आप दबाएंगे कि आने वाला समय अपने इलाके का, अपने प्रदेश का अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो। जो सरकार हरियाणा के अंदर है, क्या इसी सरकार को 5 साल और आप इनका लाइसेंस रिन्यू करें जैसे इन्होंने काम किए हैं, या आप हरियाणा में सत्ता परिवर्तन करें? तो आज ये फैसला आपके हाथ में है। इस समय ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम बड़े आशाओं के साथ
ये सरकार बनी 2014 में, जैसे जयप्रकाश जी ने आपको बताया, प्रदेश में भी देश में भी बड़े बड़े नारे थे। अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम कराएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, काला धन विदेशों से लाएंगे, बैंक खाते में 15 लाख आएंगे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ता दिलवाएंगे, बड़े नारे थे। अच्छे दिनों के नारे पे सरकार आई। आपने बिना ये पूछे कि हरियाणा में किसके हाथ में कमान जाएगी, भाजपा को मौका मिला प्रदेश की जनता के माध्यम से, खट्टर सरकार बनी। आज 9.5 साल इस सरकार को हो गए। तराजू पे तोल के रखने का समय आ गया है। इस सरकार ने हरियाणा के लिए क्या किया मुझसे ज्यादा आप जानते हो, और क्या नहीं किया मुझसे ज्यादा एक एक बात आप जानते हो। मगर इस बात की टीस दिल में जरूर है कि 10 साल की सरकार के लगभग कार्यकाल के बाद जो प्रदेश देश में 2014 में कांग्रेस पार्टी के राज के समय हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार रही, उस समय 2014 में जो प्रदेश देश में विकास में देश में नंबर 1 पे माना जाता था, विकास दर में हम देश में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा की नीति सबसे अच्छी मानी जाती थी। 10 साल सरकार रही, किसान को आंदोलन करना नहीं पड़ा, कभी सड़क पे नहीं आना पड़ा। किसान के हकों के फैसलों की बात हो, चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी का उस समय फैसला आया हो, चाहे कोऑपरेटिव का 2200 करोड़ का कर्ज माफी का फैसला आया हो, चाहे काले कानून किसान की जमीन की नीलामी और गिरफ्तारी जब हुआ करती उसको खत्म करने की बात हुड्डा सरकार के समय चाहे हुई हो, ऐसे ही चाहे गरीब की कल्याणकारी योजनाओं की बात थी। देश में नंबर 1 पे हरियाणा 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी न देश में नंबर 1 पे माना गया। चाहे गरीब के 100-100 गज के प्लॉट की बात हो, 4 लाख परिवारों को, एससी वर्ग के हमारे भाइयों को 100-100 गज के प्लॉट मिले, बैकवर्ड के हमारे भाइयों को प्लॉट मिले, चाहे 2.5 लाख परिवारों को इंदिरा आवास योजना के माध्यम से मकान मिलने की उस समय बात आई हो, चाहे प्रदेश में 20 लाख बच्चों को स्कूल के अंदर पहली से 12वीं क्लास तक वजीफा देने की बात हो, चाहे पानी की पीने की टंकी टूटी की बात हो, चाहे राशन डिपो पे तेल, चीनी, दाल और अच्छी क्वालिटी के अनाज राशन डिपो से मिलने की बात हो, गरीब की चाहे योजना हो, चाहे देश में उस समय सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर मिलता जब 10 साल सरकार थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि 10 साल तक किसी भी वर्ग को कोई धरना नहीं देना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई आंदोलन नहीं है, ना कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ा, ना सरपंचों को आंदोलन करना पड़ा, ना किसान को आंदोलन करना पड़ा, ना जवान को आंदोलन करना पड़ा, ना गरीब को, ना मनरेगा को, किसी वर्ग को आंदोलन नहीं करना पड़ा। 10 साल किसी को सड़क पे आना नहीं पड़ा। 10 साल आपस में भाईचारे पे खरोच भी नहीं आई। हरियाणा में 36 बिरादरी के भाईचारा, जो देश में सबसे प्यारा भाईचारा हरियाणा का है, उस भाईचारे में कभी नुकसान नहीं हुआ। मगर उसके बाद ये सरकार आई, अच्छे दिनों का वायदा था। आज वो सरकार 10 साल के बाद उस प्रदेश को, जो प्रदेश देश में नंबर 1 विकास में था, इस सरकार में वो विकास में तो 17वें पायदान पे पहुंच गया। भारत सरकार के ये आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 बना दिया इस खट्टर सरकार ने। इससे बड़ी विफलता कोई हो ही नहीं सकती किसी सरकार की, जो दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ प्रदेश, देश में सबसे ज्यादा रोजगार दिलवाने वाला प्रदेश होना चाहिए था। आज उस प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत सरकार ही बता रही है। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान, शिक्षित नौजवान, आज बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा प्रदेश में। ना तो प्राइवेट के अंदर कोई उद्योग लगा, ना कोई सरकारी नौकरी उस अनुपात में हरियाणा में मिल पाई। एक औद्योगिक क्षेत्र मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 10 साल में विकास की पटरी से उतार दिया। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा ऐसे ही नहीं हुआ, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। अभी हिसार की बात कर रहे थे जयप्रकाश जी। एक मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारी सरकार थी, चाहे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनी हो, चाहे थर्मल का कारखाना बनाओ, चाहे औद्योगिक क्षेत्र बनाओ, चाहे ये 4 लेन हाईवे सीधा जोड़ने का काम दिल्ली से डबवाली तक का 4 लेन का हाईवे आया हो, आपको याद होगा रेल रोड रैली मैंने करी थी। रेल रोड रैली यहाँ पे हांसी के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो भी उनको लेके आए थे, सीधा रेल की लाइन हांसी से महम होकर रोहतक, ताकि सीधा अपनी रेल की लाइन बने या 4 लेन हाईवे बने। कहीं थर्मल का कारखाना, कहीं विश्वविद्यालय। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 10 साल इनको हो गए, एक कोई औद्योगिक क्षेत्र, एक कोई यूनिवर्सिटी
कोई एक बड़ा काम, कोई थर्मल का कारखाना हरियाणा हिसार में, मैं केवल हिसार की पूछ रहा हूं, एक कोई काम कोई किया बड़ा कारखाना में? कोई भैया पूछना चाहता हूं आपसे, एक 10 साल में, केवल हिसार ही नहीं, हम सवाल पूछते हैं खट्टर साहब से, आपको 10 साल हो गए, हमारे समय हरियाणा में 250 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी, आप बताए 1 इंच भी नहीं बिछाई हो। कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में 81 किलोमीटर मेट्रो आई, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ 3 शहर मेट्रो से जुड़े, कोई आपने मेट्रो को 1 इंच भी आगे बढ़ाने का काम किया? 4 थर्मल के कारखाने लगे, एक खेदड़ में, झज्जर में, यमुनानगर में, कानपुर में, आपके समय एक कोई था बिजली पैदा करने का कोई कारखाना 10 साल में लगाओ। हमारे समय 6 IMT औद्योगिक क्षेत्र, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल मॉल टाउनशिप पूरे हरियाणा के अंदर लगे। आपने कहा कि हमें एक्वायर ही नहीं करेंगे जमीन, अगर जमीन एक्वायर नहीं करेंगे उद्योग कहां से लगेंगे? उद्योग नहीं लगेंगे, नौजवानों को अच्छे रोजगार प्राइवेट सेक्टर के अंदर कहां से मिलेंगे? एक औद्योगिक क्षेत्र आपके समय लगाओ तो वो बताओ। हमारे समय 4 लाख SC वर्ग के बैकवर्ड भाइयों को 100-100 गज के प्लॉट मिले। खट्टर साहब, हम पूछना चाहते हैं 10 साल में आपने 1 इंच भी एक परिवार को एक प्लॉट भी किसी गरीब आदमी को हरियाणा में देने का काम क्यों नहीं किया? हम पूछना चाहते हैं। विकास की पटरी से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पूरे प्रदेश में लगभग 500 से ज्यादा ग्रामीण स्तर के स्टेडियम बनाए गए थे। आपके समय एक भी कोई स्टेडियम बनाओ किसी गांव के अंदर? हम पूछना चाहते हैं, उस समय 750 खिलाड़ियों को सीधा अलग अलग अच्छी पोस्ट पे नियुक्तियां दी गई थी ताकि पदक लाओ, पद पाओ, खिलाड़ी हमारा मान सम्मान बढ़ाए। हम पूछना चाहते हैं, एक हमारी खिलाड़ी को आपने कोई नियुक्ति पत्र? साक्षी मलिक हमारी बेटी, आज से 6 साल पहले ओलंपिक में मेडल लेके 2 ही मेडल आए थे ओलंपिक में, PV संधू का, साक्षी मलिक का, पिछले ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूं। आज तक उनको कहीं आपने नियुक्ति नहीं दी। इस ओलंपिक में हमारे जो मेडल आए 6, उसमें से 4 हरियाणा के हैं, चाहे नीरज चोपड़ा, चाहे बजरंग पूनिया, चाहे रवि दहिया, आपने उनको आज तक नियुक्ति नहीं दी। हमारे समय 750 खिलाड़ियों को नियुक्ति देकर देश में हरियाणा का नाम, हमारे खिलाड़ियों का गौरव हुआ था। आपने तो उन खिलाड़ियों को नियुक्ति तो छोड़ो, उनका कैसा अपमान किया आज पूरे देश ने देखा। हम पूछना चाहते हैं, इन्होंने ना तो हिसार में कुछ किया, ना हरियाणा में कुछ किया, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा को। इसीलिए देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी। यह भी एक और मैं कहना चाहता हूं, सरकारी क्षेत्र में 2 लाख नौकरी खत्म कर दी सरकार ने। या तो नौकरियों को समाप्त कर रहे हैं क्योंकि बड़े उद्योगपति समूहों के हवाले देश की संपत्तियां करने का काम है सरकार कर रही है, और या फिर अगर समाप्त नहीं कर रहे तो उनको कच्चों में बदलने का काम कर रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा था, ना तो जय जवान छोड़ा, अग्निपथ योजना ले आए, कच्ची कर दी फौज 4 साल में वापस, और ना जय किसान छोड़ा। किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान चली गई। किसी दुनिया के इतिहास में इस तरह का किसान आंदोलन नहीं हुआ आपके सामने। और ना जय नौजवान छोड़ा, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कच्चों में बदल दी। कहीं अग्निपथ योजना ले आए, कहीं हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन के बैकडोर से कच्चों में, जिनकी कोई सरकार के अंदर पक्की नौकरी का कोई, और पूरे 5 साल एक और काम करते हैं, ये नौकरी निकालते हैं, पहले तो खत्म कर देते हैं, 2 लाख पद खत्म कर दिए, और कुछ नौकरी जो निकलती है 4 साल तक जो नौकरी निकलती है, या तो भर्ती घोटालों की, पेपर लीक घोटालों की भेड़ चढ़ जाती है, एक आधी लिस्ट आती है, तो हरियाणा से ज्यादा उन लिस्टों में हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर आता है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, 2019 में आपको याद होगा SDO की लिस्ट आई। देश में इतिहास में किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ होगा, मगर हरियाणा में हुआ। 80 में से 78 बाहर के, हरियाणा के 2 केवल SDO लगे। उसके बाद 2021 में SDO इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, 99 में से 77 बाहर के, 22 हरियाणा के लगे। उसके बाद इस साल अभी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल की लिस्ट आई, 156 में से 53 हरियाणा के, 103 बच्चे बाहर के लगे। अभी HCS की लिस्ट आई, 36 बाहर के SCS लग गए। ADO की लिस्ट आई, ADO की लिस्ट में तो 80% पदों पे कोई लगाया ही नहीं। जो भी एक लिस्ट आई आपने देखा, ये बाहर से बच्चे लग रहे हैं चारों साल। यहां तक कि बनाने जो HPSC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके चेयरमैन भी आपको हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता में से एक कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसा सक्षम नहीं मिला। और पूरे देश का इतिहास बन गया कि पूरे देश में एक हरियाणा प्रदेश में जो
बच्चों को लगाने वाला जो कमीशन है उसका चेयरमैन भी बाहर दूसरे प्रदेश से, आपने झारखंड से लगाने का काम किया। हरियाणा के बच्चे जो पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे वो कहां जाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं। किसी दूसरे प्रदेश में तो हरियाणा के बच्चों को अवसर मिलता नहीं, वहां तो नियम है हरियाणा राजस्थान जैसे प्रदेशों में कि 1% से ज्यादा बाहर के बच्चे लग ही नहीं सकते। लेकिन हरियाणा के बच्चों की लिस्ट, आपका बयान था खट्टर साहब कि हरियाणा वाले कंधे से ऊपर कमजोर हैं, ऐसा बयान और देने वाले व्यक्ति हरियाणा के मुखिया हैं। और आप अपने बयान को इन लिस्टों के माध्यम से, जो बच्चे हरियाणा के यूपीएससी में टॉप करते हैं, हरियाणा में 4 साल तक नंबर नहीं, आखिरी साल ग्रुप डी निकालते हैं। पिछली बार भी 2019 के इलेक्शन से पहले ग्रुप डी निकाली, आखिरी साल ग्रुप डी निकालते हैं और कहते हैं कि खर्ची पर्ची। और फिर इस बार भी 4 साल तक, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए बेरोजगारी सबसे ज्यादा, आखिरी साल फिर ग्रुप डी निकाली। बच्चों के रोजगार में भी वोट देख के हिसाब से अपने रोजगार निकालने का काम करते हैं। और फिर मैं पूछना चाहता हूं, पर्ची खर्ची की बात करने वाले खट्टर साहब, आप ये बताओ वो बाहर से कौन सी पर्ची है जो आपके पास आती है? बाहर से कौन सी पर्ची आपके पास आती है जो हरियाणा के बच्चों को, हरियाणा की नौकरियों में उनका नंबर नहीं लगता? आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, आज महंगाई में सीटी का जो भाई कह रहा है उसमें क्या, आज बेरोजगारी ऐसी कि हरियाणा का नौजवान या तो बेरोजगारी से हताशा का शिकार, निराशा का शिकार, कहीं डिप्रेशन का शिकार, कहीं नशा बढ़ गया, हरियाणा में पहले नहीं हुआ करता, कहीं अपराध बढ़ गया, और कहीं घर बार बेचकर, अपना गिरवी लेकर, घर बाई बेचकर और डंकी के रास्ते और जान हथेली पे रखे विदेश की तरफ अपना भविष्य खोजने पे। और विदेश में अमेरिका होके आया, एक एक गांव से 50-50, 100-100 बच्चे एक एक गांव से वहां पर, और एक बार चले जाओ तो 20 साल तक वापस नहीं आ सकते, 15 साल तक नहीं आ सकते वापस, क्योंकि कागज वहां पे जाके ऐसी स्थिति, वहां पे ये स्थिति होगी। सबसे ज्यादा पलायन आज हरियाणा से हो रहा है। खट्टर साहब ये आपकी देन, देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बना दिया आपने, देश में महंगाई में नंबर 1 हरियाणा, सबसे ज्यादा कर्ज, सबसे महंगी बिजली, क्योंकि अदानी से बिजली समझौता हमारे समय का रद्द करके आपने महंगा समझौता करवा दिया, सबसे महंगी बिजली आज हरियाणा में। बिजली के बिल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आपको, मैं पूछना चाहता हूं। देश में सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर कहीं है तो हरियाणा के अंदर। सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के आधार पे सरकार बनी है, इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे सरकार को दोबारा बनाना। आपको याद होगा पिछली बार 2019 में लोकसभा में तो हम सारी सीट 10 की 10 सीट हार गए थे, लेकिन विधानसभा का जब नंबर आया तो बीजेपी ने नारा दिया, खट्टर साहब ने नारा दिया 75 पार। दिया था कि नहीं दिया था, मैं पूछना चाहता हूं। नारा दिया था बीजेपी जाएगी 75 पार। दूसरा नारा आ गया, दूसरा नारा आ गया जेजेपी पार्टी ने, दुष्यंत चौटाला ने, खट्टर साहब ने नारा दिया बीजेपी जाएगी 75 पार। जेजेपी पार्टी ने नारा दे दिया, बीजेपी ने भेजो जमुना पार। दिया था कि नहीं दिया था नारा? बोला भाई जाओ भेज जमुना पार। एक क्या करता 75 पार, दूसरा कह गया जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए जमा पक्के यार। यह बात बनी कि नहीं बनी? बन गए पक्के यार, और बना दिए लोग, ने नहीं बनाई ये सरकार, विश्वासघात से बनी है ये सरकार। इस बात का दिल में दर्द है। 14 मंत्री थे इस सरकार के, 14। अगर 50 लोग इस सरकार से खुश होते 75 पार के नारे में, तो 14 में से 12 मंत्रियों को नहीं हराते। 12 मंत्रियों को लोगों ने दोबारा विधानसभा नहीं भेजने दिया। लोग इतने दुखी थे, जो मंत्री था वहीं, उसी को रोहतक से मनीष ग्रोवर हारे, तो नारनौल से, यहां से जो मंत्री थे वो यहां से उनकी परास्त हुई। महेंद्रगढ़ के अंदर जो मंत्री थे, सोनीपत के अंदर, हमारी सराना के अंदर, सारा मंत्रिमंडल 12 में से 14 में से 2 मंत्री वापस पहुंचे। लोगों ने तो बदल दी थी, लेकिन धोखा हो गया। जिस दिन नतीजा आया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस दिन मैं दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहता हूं, आपने कैसा धोखा दिया ये लोगों को? आपने जब नतीजा आया तो उचाना में आपने लोगों से पूछा था कि क्या करना चाहिए, और लोगों ने एक स्वर में कहा था कि कुछ भी करना, लेकिन बीजेपी का साथ ना देना। कहा था कि नहीं कहा था, मैं पूछना चाहता हूं। उचाना के लोगों ने कहा, आपने जमुना पार पे नारे मांगे के वोट पे, नारे पे वोट मांगी, और उसके बाद उचाना में ये बात कही। उचाना से जब आप चले, जब ये दुष्यंत चौटाला चले उचाना के अंदर,
जींद में पहुंचे, जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मैं उसका समर्थन करूंगा। बात वहीं बदल गई थी। जींद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मैं उसका समर्थन करूंगा जो 5100 पेंशन देगा और 75% फैक्ट्रियों में नौजवानों को रिजर्वेशन देगा। ना तो 75% रिजर्वेशन हुई, ना वो 5100 पेंशन हुई। आई की नहीं है, वो 5100 पेंशन आई है क्या किसी के? जींद में आपने कहा 5100 पेंशन जो देगा, जो राष्ट्रीय दल उसको समर्थन देंगे। हमने 31 विधायक लेकर दिल्ली में, हुड्डा साहब ने 31 विधायक, हाँ 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 ठीक बात, ठीक, हाँ ना ठीक बात है। तो क्या बोला 5100 पेंशन कि 5100 पेंशन जो देगा उसको समर्थन दे दूंगा। हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी क्या 31 विधायक कि भाई आप हमारे साथ आओ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, हमारे घोषणा पत्र में है, हम 1 नवंबर 2019 यानी कि हम एक हफ्ते बाद दे देंगे 5100 पेंशन, क्योंकि हमारे में तारीख लिखी हुई है, अगले हफ्ते दे देंगे, आप हमारे साथ आओ। जींद से गाड़ी चली दिल्ली की तरफ, जींद से रोहतक तक गाड़ी ठीक थी, रोहतक से बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर तक भी गाड़ी ठीक रास्ते पे चलती थी, लेकिन जुकर गाड़ी दिल्ली में बढ़ी, दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे हिलस्ते थिलस्ते कदे न्यून गाड़ी जाके बीजेपी के बाढ़ ने आगे रुकी तो अमित शाह के पकड़ा दिया। क्या करें भाई, हमने कहा कि भाई ये विश्वासघात होगा, लेकिन कहा फिर भी वहां पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री, दूसरी तरफ खट्टर साहब और एक तरफ दुष्यंत कि हमारा समझौता हो गया 5100 पेंशन पे। वो 5100 पेंशन नहीं आई, समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था। आज 5 साल के बाद मैं कहना चाहता हूं, 5 साल 5100 पेंशन की बात देखे गए, समझौता 5100 की पेंशन समझौता भ्रष्टाचार का था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था। आपस में महकमे आपस में बांट के, कोई सा महकमा किसके पास, कौन सा महकमा किसके पास, किस महकमे से कितनी किसकी कमाई, इस बात का समझौता था। यहां से जो विधायक, यहां के जो विधायक हैं, उन्हीं का बयान आ गया दादा गौतम का अगले दिन जब महकमे बटे, बोला खोपर एकला है जीवन लग रहा है। ये जीवने का समझौता था। ये भी इंक्वायरी कराएंगे कितना जीमेंगे भाई, जीवन का समझौता था तो ये बता, इंक्वायरी तो करानी पड़ेगी, मगर जीवने का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था। जो एक नारा होता था इनका, आपको याद है बीजेपी का, काला धन लाएंगे सबके बैंक खाते में 15 लाख जमा कराएंगे। नारा बदल गया, नया नारा हो गया, जिसका काला धन पकड़ा जाएगा उसको बीजेपी शामिल कराएंगे। जैसे इनके भ्रष्टाचार की फाइल बंद कर दी जेजेपी पार्टी वालों को, एक कांग्रेस का भी हमारा विधायक था आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई, उसकी भी विदेशों में संपत्ति पकड़ी गई थी, वो भी केस बन गए थे बड़े लंबे चौड़े, राज्यसभा में वोट करके बीजेपी ज्वाइन, केसा का बेरा ही नहीं पाटा कित गए। समझौता नारा बदल गया, काला धन नहीं लाएंगे, काला धन जिसका थे उसमें बीजेपी शामिल कराएंगे और देश को भ्रष्टाचार से बैकडोर से मुक्त कराएंगे, ये नारा। तो आज आपके सामने है, आज भ्रष्टाचार में प्रदेश एक के बाद एक घोटाले, मुख्यमंत्री कार्यालय अधिकारी जमीन संपत्ति घोटाला, भर्ती घोटाला, धान घोटाला, शराब घोटाला, एक्साइज घोटाला, एक के बाद एक घोटाले, ग्वालपाड़ी का घोटाला गुड़गांव के अंदर आपके सामने, एयरपोर्ट घोटाला, ये जो एयरपोर्ट है ये घोटाला ये प्रेस वाले निकालते नहीं है, लेकिन ये हिसार में एयरपोर्ट के आसपास की क्या जमीन है, ये रजिस्ट्री भी आप निकलवा के देख लेना क्या चल रहा है। मगर हम तो लड़ाई लड़ते हैं। मगर ये मुझे दुख एक बात का है कि ये बेरोजगारी में, आज महंगाई में और भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1 बन गया, इसकी तो टीस है, लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार के अहंकार में भी नंबर 1 बन गया हरियाणा। इतना घमंड, काम कुछ किया नहीं मगर घमंड इतना, हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। किसान आंदोलन में 1 साल तक किसान बैठा रहा, किसान पे इतना अत्याचार, 750 किसानों की जान चली गई, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, घर बर्बाद हो गए, लेकिन आज तक किसी बीजेपी के किसी छोटे से छोटे पदाधिकारी ने यह नहीं कहा
कि भाई हमें दुख है, हम सहानुभूति प्रकट करते हैं। सहानुभूति प्रकट करने की एक लाइन आज तक किसी बीजेपी की तरफ से नहीं आई। क्या ये किसान देश के नागरिक नहीं थे? क्या दूसरे नागरिक के दुख को अपना दुख मानना किसी भी राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य नहीं होता? अहंकार इतना, मनरेगा के मजदूर गए अपना मनरेगा की दहाड़ी भरवाने, उन मजदूरों पे लाठीचार्ज, और आज हम कहना चाहते हैं, ज्ञापन दे रहे थे मनरेगा के मेटो को भी पक्का करेंगे, दिहाड़ी भी मनरेगा की जो है पूरे साल मनरेगा लागू करेंगे और देश में सबसे ज्यादा मनरेगा का देने का काम कराएंगे हरियाणा के अंदर। उन पे लाठीचार्ज, हमारे सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज। आज मैं कहना चाहता हूं सरपंचों को, इस सरकार ने तो आपको लाठियां दी, लेकिन हमारी सरकार बनती है आपके हाथ में कलम पकड़ाएंगे और कलम में ताकत देने का काम करेंगे, आपके अधिकार देने का काम करेंगे। हमारे कर्मचारी गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। मैं कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, इस सरकार ने तो आपको लाठियां दी, कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने का काम करेंगे। मैं कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, ये हमारे खिलाड़ी, हमारी बहन बेटियां दिल्ली के अंदर अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही थी, हमारे अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम इस सरकार ने किया। और ये जो सरकार के मुख्यमंत्री, सारे हमारे मंत्री जो एयरपोर्ट पहुंचते हैं उनके साथ फोटो खिंचवाने जब वो मेडल लेके आती हैं, ये वही लोग हैं जो अहमदाबाद भी पहुंच गए थे वर्ल्ड कप के फाइनल में। अहमदाबाद सारे लाइन लगा के पहुंच गए थे कि हिंदुस्तान जीतते तो सबसे पहले फोटो तरवाएं, लेकिन उन्होंने, मैं क्या बताना चाहता हूं, ये वही लोग हैं, इन्होंने आज तक उन बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए, उन बहन बेटियों के लिए एक शब्द भी कहने का काम नहीं किया, उनका इतना अपमान करने का काम किया। मैं अपने प्रदेश के खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और जिस दिन सरकार आएगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, देश में हमारी खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा मान सम्मान दिलवाने का काम करेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं। किसानों को कहना चाहते हैं, जिन किसानों को 750 किसानों की जान इस सरकार के अंदर कुर्बान हो गई, सरकार आते ही हमारे प्रदेश के किसान को दोबारा से सबसे ज्यादा मान सम्मान, और देश में सबसे ज्यादा मान सम्मान, और देश में एमएसपी की गारंटी किसी प्रदेश में अगर लागू होगी, कानूनी गारंटी, तो हरियाणा के अंदर उस कानूनी गारंटी को लागू करवाने का काम करेंगे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो 5100 की पेंशन पे जिनके साथ धोखा हो गया, उनको हम कहना चाहते हैं, प्रदेश के बड़े बुजुर्गों को जिस दिन हमारी सरकार आएगी, जिस दिन सरकार आएगी उसी दिन अगली तारीख से देश में सर्वाधिक हमारे बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने का काम करेंगे। अगले दिन हम देश के अंदर डंके की चोट पे करेंगे, छुट्टी बोल के करेंगे। आज जो हमारे सारे पूरे प्रदेश महंगाई ने कमर तोड़ने का काम किया, अदानी के साथ समझौता करके, भ्रष्टाचार करके, देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली हरियाणा के अंदर, हरियाणा का गरीब आज बिजली के बिल भरता आज हरियाणा का गरीब आज इतना परेशान है। हम कहना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सुखविंदर सुक्खू सरकार की तर्ज पे जिस दिन कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी, उसी सरकार की तरह पहले दिन से हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली में दिलवाने का हम काम करेंगे। और ये भ्रष्टाचार जो चल रहा है, इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम करेंगे। आज हम कहना चाहते हैं, हरियाणा के नौजवान से जो सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी झेल रहा है, जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन बेरोजगारी में नहीं, रोजगार सर्जन में हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। और 2 लाख पद जो समाप्त कर दिए सरकार ने, पहली कलम से 2 लाख पदों की पक्की भर्ती निकलवाने का काम करेंगे। इस कौशल योजना और कच्ची भर्ती की बात को हम समाप्त करने का काम करेंगे, ताकि हर घर में नौजवान को रोजगार मिले, पढ़े लिखे मेरे भाई को अपने भविष्य का एक सहारा मिले। और मैं कहना चाहता हूं, जिस सरकार ने हरियाणा के आपस के भाईचारे को अपना औजार बना के भाई को भाई से उलझाकर जिस हरियाणा ने अपनी राजनीति करने का काम किया है, ऐसा धिक्कार है इस सरकार पे। मैं कहना चाहता हूं, चुनौती के साथ जिस दिन हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी, हरियाणा के 36 बिरादरी के भाईचारे को चट्टान की तरह आपस में प्यार और प्रेम और आपस का भाईचारा सबसे मजबूत बनाने का हम काम करेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, भाई कह रहा सिलेंडर, भाई को सारी चीजें याद हैं। जब हमारी सरकार थी तब सिलेंडर कितने का था भाई? 400 का था, और ईब सिलेंडर 1100 तक भी हो गया, बीच में कम ज्यादा होता रहता है।
मगर 1000 किलो वे रहता है। तो भाई जो हमारी सरकार बनेगी, हमारी सारी काकी ताई सारी बैठी हैं, जब सरकार बनेगी पहली कलम से भाई सिलेंडर को हर हमारी महिला शक्ति, हर गृहिणी को 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाने का काम करेंगे। ये भी हमारा संकल्प है, ये हमारे सारे संकल्प हैं। और हरियाणा को दोबारा से नंबर 1 विकास में, आपस के प्यार में नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। हरियाणा दोबारा कितना नुकसान कर दिया, एक कोई बड़ी परियोजना हरियाणा में लेके नहीं आए, बड़ी बड़ी परियोजना खोस ली गई। यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता, जो 3 अपने जिलों के बीच में, हिसार, भिवानी और रोहतक, तीन जिलों के बीच में, हरियाणा के बीच में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, दूसरा जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाद अब नोएडा चला गया, जेवर, यूपी सरकार खोज गई, यहां मंजूर कराया था। हिसार के अंदर भी एयरपोर्ट मंजूर कराया था। ये 2 एयरपोर्ट आते कितना, मैं समझता हूं विकास की तरफ हमारा पूरा इलाका आगे जाता, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी लड़ाई लड़नी बहुत बाकी है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे दिल की बात मैं पूछना चाहता हूं। भाई लड़ाई तो इनसे लड़ रहे हैं, और इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं तो निशाने पे भी इनके हम रहते हैं। ये हर तरह के साजिश षड्यंत्र रचते हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में मेरे खिलाफ हर तरह का षड्यंत्र इन्होंने रचा कि ये वापस लोकसभा नहीं पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी वहीं बैठे रहे, प्रधानमंत्री जी खुद 3 बार लोकसभा के बीच में उस चुनाव में आए। सारे देश की जो है बीजेपी की, इस बार भी हम निशाने पे हैं। किसान आंदोलन में हम निशाने पे थे, क्योंकि किसान के साथ खड़े थे। महिला खिलाड़ी आंदोलन में हम निशाने पे हैं। सारी देश की बीजेपी निशाने पे लेती है। आरोपी जो है, आपको पता है, जो मुख्य आरोपी है वो किसका नाम लेता है तो हमारा नाम लेता है। हम इनके निशाने पे रहते हैं, लड़ाई इनसे लड़ रहे हैं। इनके पास बहुत कुछ है, साजिश है, षड्यंत्र है, सत्ता बल है, दिल्ली में सरकार है, चंडीगढ़ में सरकार है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, मीडिया बल इनके पास है, तंत्र बल इनके पास है, धन बल इनके पास है। हमारे पास इस लड़ाई में कुछ है तो आपका आशीर्वाद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, उस आशीर्वाद में कमी तो नहीं छोड़ोगे भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आप मानना मेरी बात। थारा बालक हूं तो हमने भाई एक बात बताने आया हूं, मेरी बात आप मानना और दिल पे सोच के आप रखना। जब मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा था संसद में, हरियाणा में 15 सांसद हैं, 15, 14 बीजेपी के। पिछली बार 13 बीजेपी के थे, पिछली बार तो 2 थे विपक्ष में, एक मैं था, एक ये दुष्यंत था, 2014 से 19 तक। इस बार मैं अकेला था। 10 लोकसभा के हमारे एमपी हैं, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के। कितना अकेलापन मैंने महसूस किया होगा जब मैं आपकी लड़ाई वहां पर, जब आप तो टीवी में देखते हो कि मैं किसान आंदोलन पे बोला, मैं खिलाड़ियों के साथ पक्ष में बोला, मगर जब मैं बोलता हूंगा और सारी बीजेपी दूसरी तरफ क्या क्या कहती होगी, कोई देशद्रोही बताता था, कोई कुछ बताता था। मैं कहता था कि भाई आप जो है 20 साल से मैं भी देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं, शायद मेरी उम्र में इतना अवसर किसी ने नहीं मिला। लोगों ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। लेकिन कितना अकेलापन महसूस होता होगा, आप उस बात का अंदाजा लगाओ। मेरा क्या कसूर था? अब मुख्यमंत्री जी हर रोज मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मेरा क्या कसूर है? मैं पूछना चाहता हूं। मैं आपकी लड़ाई लड़ता हूं, यह कसूर है मेरा? मैं चुप हो जाऊं? मैं इनके सामने मैं लड़ाई लड़ूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका हौसला होगा, आपका आशीर्वाद होगा, भाई मैं पूछना चाहता हूं। मैं अकेला वहां मैंने महसूस किया था, मैंने अकेला तो नहीं पड़न दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब भाई ये हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा के नौजवानों के भविष्य को बचाने की लड़ाई, हरियाणा के किसान को, मजदूर को, गरीब को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में नारनौंद हल्का, ये वो हल्का है जिससे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है, नारनौंद हल्के से। ये हल्का जो है मेरा, जब जयप्रकाश जी उपचुनाव लड़ रहे थे उस समय मेरी ड्यूटी लगी थी, तब यहां हल्के में एक गांव में मैं गया, मगर यहां इस हल्के से कोई आज का संबंध नहीं है। इस हल्के से बहुत पुराना हमारा पारिवारिक संबंध है। 1952 और 57 में जब पहले लोकसभा चुनाव हुए, तब ये रोहतक लोकसभा का हल्का था, और यहां से सबसे ज्यादा लीड जब मेरे दादाजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी ने चुनाव लड़ा, तो उस समय पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में नारनौंद हल्का आता था, सबसे ज्यादा लीड यहां से, सबसे ज्यादा आशीर्वाद आपने दिया। हमारा बहुत गहरा पारिवारिक संबंध है, ये हमारा हल्का है, ये अपनेपन। और यही कारण था, यहां से विधायक नहीं, लेकिन काम कहीं ये बास गांव में। मैं पूछना चाहता हूं, जब मौका मिला तो भाई गांव को आदर्श गांव बनाकर,
करोड़ों रुपए की ग्रांट से पूरे गांव की स्थिति सुधारने के लिए बिना हमारे विपक्ष के विधायक की कोशिश करी थी कि नहीं करी थी, मैं पूछना चाहता हूं। चाहे वो आदर्श गांव की बास में बात हो, चाहे स्टेडियम, चाहे गांव के अंदर अस्पताल बनवाने की बात हो, पीएचसी, चाहे गांव के अंदर बिजली घर बनवाने की बात हो, मैं और पूरे हल्के की बात, दिन और रात लग के केवल अपनेपन में। भाई महाराज देखो, जो छोटराम कहा करते हैं कि भाई अपना पहचान ले, अपना पराये की पहचान कर ले, बोलना सीख ले। भाई मैंने न्यू बताओ, तुम अपना पहचान गया कि नहीं पहचान गए, न्यू बताओ भाई। जितना अपनापन हुड्डा साहब के दिल में इस हल्के के लिए है और मेरे दिल में इस अपने हल्के के लिए है। यहां से हमारी सरकार थी, विधायक नहीं भी था तो भी हमारा अपना था, कोई अपनेपन में कमी नहीं आ सकती थी। यहां से तुम ताकत तो देके देखो, यहां से एक बार इस ईमानदारी की लड़ाई में साथ तो देके देखो। अगर हरियाणा के अंदर यहां से आप जिम्मेदारी ले लो, नारनौंद की जिम्मेदारी आप ले लो, हिसार की जिम्मेदारी आप ले लो, बाकी जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ो, हरियाणा के अंदर आपकी सरकार बनवाने की जिम्मेदारी। भाई देखो, पीछे से जो वार होंगे, पीछे से वार होंगे, ये समझौता तोड़ के फिर आओगे। इनका समझौता तोड़न का भी समझौता हो गया। कोई इनेलो के टिकट पे आएगा, कोई जेजेपी की टिकट पे आएगा, बैकडोर समझौते बीजेपी के साथ। जितने विधायक आएंगे जाके बीजेपी को समर्थन करेंगे। साजिश होगी, षड्यंत्र होगी, पीठ पीछे से वार होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, काम आपस में बांटने पड़ेंगे। भाई कड़ पाछे की जिम्मेदारी थारी और जड़े छाती अड़ाने की जरूरत होगी तो थारे भाई छाती अड़ा देंगे थारे खातर। मगर साजिश और षड्यंत्र में चीटिंग मत करने देना किसी को। ये जो जन भावना, बीजेपी की सरकार बदल के भी आज बीजेपी की सरकार, ये किसान आंदोलन और खिलाड़ी आंदोलन नहीं देखना पड़ता, उसके बावजूद भी देखनी पड़ गई। ये चीटिंग है, ये राजनीतिक विश्वासघात है। कल को मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, मैं कह सकता हूं कि भाई कल मेरा स्टैंड कुछ और होगा, तो उसका क्या कौन जवाब है फिर उसका? कोई, मैं समझता हूं कि ऐसी राजनीति आज कोई बात नहीं, अकेले लड़ाई लड़नी पड़ी है, लेकिन अपना सर उठा के लड़ाई लड़ी है। किसी के सर सामने सर ये झुक नहीं सकता, कदम पीछे हट नहीं सकता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भाई, इस चीटिंग वालों को, भाई पीछे से कोई चीटिंग करना है, मेरी बात समझ गया कि नहीं समझ गया जो मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये चीटिंग करके, ये खट्टर सरकार, ये इसी उसमें है कि भाई क्यों कर चीटिंग करके दोबारा से इनने भी बेरा है कि भाई अगर सारे प्रदेश का किसान, मजदूर, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी अगर एक साथ चलेगा तो कोई रोक नहीं सकता प्रदेश में बदलाव के। लेकिन चीटिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। तुम चीटिंग तुम मत करने देना, बाकी लड़ाई दिन और रात लगे हुए हैं, बाकी लड़ाई तुम चिंता मत करना। कोई नहीं बस ना को बात होलिया था है? राम जी सर सारा ने हमारे बीच में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय जयप्रकाश जी, जो इस इलाके के संघर्ष के एक प्रतीक हैं, हमारे भाई पूर्व सीपीएस, पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी, आपके अपने गांव से, और हमारे पूर्व विधायक भिवानी से डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी, हमारे पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश जी, हमारे भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बजरंग दास गर्ग जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक जिनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज सर्दी का भी रिकॉर्ड है और बास गांव के इस प्रोग्राम का भी रिकॉर्ड है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे भाई कुलवंत मोर जी, जो मेरे बहुत ही पुराने जो है साथी हैं, एक संघर्ष के साथी, इन्होंने सही कहा कि वही पहले जो है कि जय एमपी साहब, पहले दिन से मैं समझता हूं कि जो है साथ चल रहा है
और मैं समझता हूँ आखिरी दिन तक साथ रहेगा कुलवंत आपका। आपने इतना जो है ये हमारा आपका जो संबंध है वो ऐसा संबंध है कि ये जो हर तरह का अग्नि परीक्षा आपने और हमने उसमें दी है, हर तरह का समय देखा है, सत्ता देखी है, विपक्ष देखी है, संघर्ष देखा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने ये कहा कि भाई कई दिन हो गए थे आप प्रोग्राम मांग रहे थे, तो आज आपने प्रोग्राम यहाँ पे हाथ से हाथ जोड़ो, पूरे गांव के सहयोग से और सभी पूरे इलाके के सहयोग से इतना अच्छा इतना सफल प्रोग्राम ऐसी सर्दी में, क्योंकि आज तड़के तो न्यू भी दिखता था कि पता है सूर्य तो निकलने को चांस ही नहीं था, माँ भाई प्रोग्राम बिक रहा होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं बधाई देता हूं बहुत बहुत आज के सफल प्रोग्राम से। आप सबका भी धन्यवाद करता हूं मैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप आए। जितनी सर्दी है उतनी जो है आपने गर्म जोशी से आशीर्वाद दिया और हमारा हौसला बढ़ाने का आपने काम किया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे भाई धर्मवीर गोयत जी, हमारे भाई जस्सी पेटवाल जी, हमारे प्रधान जी सूबे सिंह समेन जी, सरपंच एसोसिएशन प्रधान रणबीर गिल जी, भाई खुशीराम जागलान जी, सत्यवाला मलिक जी, भाई अनिल मान जी, सुमन शर्मा जी, बीर सिंह दलाल जी, प्रेम सिंह मलिक जी, कुलविंदर खेरा जी, तेजवीर पुनिया जी, जयसिंह पाली जी, विजय जतई जी, प्रोफेसर राजवीर जी, छत्रपाल सोनी जी, तेलूराम जांगड़ा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं तेलूराम जांगड़ा जी, हमारे पूर्व चेयरमैन योगेंद्र योगी जी, सत्येंद्र सारण जी, वीरेंद्र गोगड़िया जी, मंच का संचालन जो कर रहे थे वीरेंद्र जो है खोखा जी, सुरेंद्र पांगाल जी, बहुत ही संघर्षशील साथी हैं, विजेंद्र पांगाल जी, हमारे सरपंच साहब दरवेश पुनिया, ओम प्रकाश ढांडा, सत्तू ढांडा, अंकुश परोचा जी, किरण मलिक जी, सतीश एक्स चेयरमैन, सतीश शर्मा जी, सतीश आंगवान, रणदीप लोहान, सुधीर बुआना, हमारे सरपंच साहब दिलबाग मोर, दीपक फौजी, सुरजा मोर, राजवीर शर्मा, प्रेम मिंगाखेड़ी, मनदीप पेटवाड़, शमशेर मलिक और बहुत से भाई अजमेर, भाई पानू, भाई राम सिंह जी सरपंच, भाई हमारे जहां जयवीर जी कांडा से, बहुत से जहां नजर पड़ रही है सारे साथी ऐसे हैं कि सबके नाम नहीं भी ले लिए, तो जो रह गए मैं उन सबसे क्षमा चाहता हूं। जिन्होंने जो लिख के आए थे वो अपना जो है मैंने सारे पढ़ दिए, जो रह गए वो लिखने की कमी रहेगी भाई, जो है ना। मैं जो बाकी तो मैं तो सबके सारा ही मेरे तो एक से तुम सारे एक से हो, मेरा अपना परिवार है। सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें, आज हम ऐसे समय में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे आयोजित हुआ है जब चुनाव का जो है चुनाव की बिगुल बज चुकी है, क्योंकि अब से 3-4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव, 3 महीने के बाद, और उसके 4-5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव 2023 अब अंतिम इस वर्ष के अंतिम क्षण बाकी है। 24 में प्रवेश करेंगे तो चुनावी वर्ष में प्रवेश, और बड़ा फैसला इस चुनाव में आपको लेना है कि कौन से बटन आप दबाएंगे कि आने वाला समय अपने इलाके का, अपने प्रदेश का अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो। जो सरकार हरियाणा के अंदर है, क्या इसी सरकार को 5 साल और आप इनका लाइसेंस रिन्यू करें जैसे इन्होंने काम किए हैं, या आप हरियाणा में सत्ता परिवर्तन करें? तो आज ये फैसला आपके हाथ में है। इस समय ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम बड़े आशाओं के साथ ये सरकार बनी 2014 में, जैसे जयप्रकाश जी ने आपको बताया। प्रदेश में भी देश में भी बड़े बड़े नारे थे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम कराएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, काला धन विदेशों से लाएंगे, बैंक खाते में 15 लाख आएंगे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ता दिलवाएंगे, बड़े नारे थे। अच्छे दिनों के नारे पे सरकार आई। आपने बिना ये पूछे कि हरियाणा में किसके हाथ में कमान जाएगी, भाजपा को मौका मिला प्रदेश की जनता के माध्यम से, खट्टर सरकार बनी। आज 9.5 साल इस सरकार को हो गए। तराजू पे तोल के रखने का समय आ गया है। इस सरकार ने हरियाणा के लिए क्या किया मुझसे ज्यादा आप जानते हो, और क्या नहीं किया मुझसे ज्यादा एक एक बात आप जानते हो। मगर इस बात की टीस दिल में जरूर है कि 10 साल की सरकार के लगभग कार्यकाल के बाद जो प्रदेश देश में 2014 में कांग्रेस पार्टी के राज के समय हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार रही, उस समय 2014 में जो प्रदेश देश में विकास में
देश में नंबर 1 पे माना जाता था। विकास दर में हम देश में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा की नीति सबसे अच्छी मानी जाती थी। 10 साल सरकार रही, किसान को आंदोलन करना नहीं पड़ा, कभी सड़क पे नहीं आना पड़ा। किसान के हकों के फैसलों की बात हो, चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी का उस समय फैसला आया हो, चाहे कोऑपरेटिव का 2200 करोड़ का कर्ज माफी का फैसला आया हो, चाहे काले कानून किसान की जमीन की नीलामी और गिरफ्तारी जब हुआ करती उसको खत्म करने की बात हुड्डा सरकार के समय चाहे हुई हो, ऐसे ही चाहे गरीब की कल्याणकारी योजनाओं की बात थी। देश में नंबर 1 पे हरियाणा 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी न देश में नंबर 1 पे माना गया। चाहे गरीब के 100-100 गज के प्लॉट की बात हो, 4 लाख परिवारों को, एससी वर्ग के हमारे भाइयों को 100-100 गज के प्लॉट मिले, बैकवर्ड के हमारे भाइयों को प्लॉट मिले, चाहे 2.5 लाख परिवारों को इंदिरा आवास योजना के माध्यम से मकान मिलने की उस समय बात आई हो, चाहे प्रदेश में 20 लाख बच्चों को स्कूल के अंदर पहली से 12वीं क्लास तक वजीफा देने की बात हो, चाहे पानी की पीने की टंकी टूटी की बात हो, चाहे राशन डिपो पे तेल, चीनी, दाल और अच्छी क्वालिटी के अनाज राशन डिपो से मिलने की बात हो, गरीब की चाहे योजना हो, चाहे देश में उस समय सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर मिलता जब 10 साल सरकार थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि 10 साल तक किसी भी वर्ग को कोई धरना नहीं देना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई आंदोलन नहीं है, ना कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ा, ना सरपंचों को आंदोलन करना पड़ा, ना किसान को आंदोलन करना पड़ा, ना जवान को आंदोलन करना पड़ा, ना गरीब को, ना मनरेगा को, किसी वर्ग को आंदोलन नहीं करना पड़ा। 10 साल किसी को सड़क पे आना नहीं पड़ा। 10 साल आपस में भाईचारे पे खरोच भी नहीं आई। हरियाणा में 36 बिरादरी के भाईचारा, जो देश में सबसे प्यारा भाईचारा हरियाणा का है, उस भाईचारे में कभी नुकसान नहीं हुआ। मगर उसके बाद ये सरकार आई, अच्छे दिनों का वायदा था। आज वो सरकार 10 साल के बाद उस प्रदेश को, जो देश में नंबर 1 विकास में था, इस सरकार में वो विकास में तो 17वें पायदान पे पहुंच गया। भारत सरकार के ये आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 बना दिया इस खट्टर सरकार ने। इससे बड़ी विफलता कोई हो ही नहीं सकती किसी सरकार की, जो दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ प्रदेश, देश में सबसे ज्यादा रोजगार दिलवाने वाला प्रदेश होना चाहिए था। आज उस प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत सरकार ही बता रही है। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान, शिक्षित नौजवान, आज बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा प्रदेश में। ना तो प्राइवेट के अंदर कोई उद्योग लगा, ना कोई सरकारी नौकरी उस अनुपात में हरियाणा में मिल पाई। एक औद्योगिक क्षेत्र मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 10 साल में विकास की पटरी से उतार दिया। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा ऐसे ही नहीं हुआ, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। अभी हिसार की बात कर रहे थे जयप्रकाश जी। एक मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारी सरकार थी, चाहे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनी हो, चाहे थर्मल का कारखाना बनाओ, चाहे औद्योगिक क्षेत्र बनाओ, चाहे ये 4 लेन हाईवे सीधा जोड़ने का काम दिल्ली से डबवाली तक का 4 लेन का हाईवे आया हो, आपको याद होगा रेल रोड रैली मैंने करी थी, रेल रोड रैली यहाँ पे हांसी के अंदर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो भी उनको लेके आए थे, सीधा रेल की लाइन हांसी से महम होकर रोहतक, ताकि सीधा अपनी रेल की लाइन बने या 4 लेन हाईवे बने, कहीं थर्मल का कारखाना, कहीं विश्वविद्यालय। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 10 साल इनको हो गए, एक कोई औद्योगिक क्षेत्र, एक कोई यूनिवर्सिटी, कोई एक बड़ा काम, कोई थर्मल का कारखाना हिसार में, मैं केवल हिसार की पूछ रहा हूं, एक कोई काम कोई किया बड़ा कारखाना में? कोई भैया पूछना चाहता हूं आपसे, एक 10 साल में।